Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shruti teaching you class 12th chemistry, that is solution. So this is part 4th hour of our chapter. In the previous lecture we discussed about the solids in liquid, right? हमने solubility of solid in liquid किया था, जिसमें हमने study किया था कि जब हम solid को liquid में डालते हैं तो क्या changes आते हैं. तो हमने वहां पे सबसे पहले चेंज किसका पढ़ा था, टेम्परेचर का चेंज पढ़ा था कि कैसे टेम्परेचर के चेंज से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी डिपेंडिंग ऑन ली शैटलर्स प्रिंसिपल. और सेकंड हमने पढ़ा था प्रेशर का, बट प्रेशर का नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है क्योंकि दोनों चीज ही हमारे इनकम्प्रेसिबल है, मतलब सॉलिड कंप्रेस नहीं हो सकता, इसलिए जो है हमारा प्रेशर का इफेक्ट उधर नहीं था. आज हम स्टडी करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. अब जब हम गैस को लिक्विड में डालेंगे तो क्या होगा. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड मतलब कि यहां पर हमारे पास गैस हमने सॉल्यूट लिया है और मेरा जो लिक्विड है वो मेरी सॉल्वेंट है, राइट? लिक्विड मेरी सॉल्वेंट है. So almost all gases are soluble in water. तो मेरे पास ऑलमोस्ट जितनी भी गैस है ना वो पानी में डिसॉल्व हो जाती है, बट उसका जो एक्सटेंट है, ठीक है, उसका जो एक्सटेंट है वो वेरी कर सकता है. कुछ ज़्यादा करेगी, कुछ बहुत कम करेगी, कुछ नेग्लिजिबल अमाउंट में करेगी, बट ऑलमोस्ट सारी गैस डिसॉल्व होती है पानी में, ठीक है. अब इसी वजह से और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब कुछ भी तो वाटर में डिसॉल्व है. बट आपको एक बात बताऊं तो जो ऑक्सीजन है उसका जो एक्सटेंट है पानी में डिसॉल्व होने का वो बहुत कम है, मतलब बहुत कम जो ऑक्सीजन है वो पानी में डिसॉल्व होती है. लेकिन उसी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की वजह से जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है, मतलब फिशेस हैं, वेल्स हैं, जो भी एनिमल्स जो हैं हमारे पास एक्वेटिक मतलब कि पानी में रहते हैं, उनके इसी ऑक्सीजन की प्रेजेंस से सर्वाइवल है. क्योंकि जितना ऑक्सीजन, मतलब ये जितनी भी ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होती है उतनी सफिशिएंट है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए. सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम बेसिक देखे जाए कि हमारे पास गैस इन लिक्विड कहाँ है, तो बेस्ट एग्जाम्पल है एक्वेटिक एनिमल्स. उसमें हमें क्या पता लग रहा है कि जो हमारे पास वाटर में ऑलमोस्ट सारी गैसेस डिसॉल्व हैं, दो उसका एक्सटेंट चेंज हो सकता है, दो टू द डिफरेंट एक्सटेंट्स. द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्वेटिक लाइफ, जो एक्वेटिक लाइफ हमारे पास प्रेजेंट है, जो फिशेज हैं, एनिमल्स हैं जो पानी में रहती हैं, ठीक है, लेक्स में रहती है, रिवर्स में रहती है, वो इसी ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व है, उसी ऑक्सीजन के वजह से सर्वाइव करती है. तो ये एक एग्जाम्पल है गैस इन लिक्विड का. अब हम देखते हैं कि इनकी इफेक्ट क्या करेगा. जब अगर मैंने अब गैस को पानी में तो डिसॉल्व कर दिया, बट इफेक्ट कैसे आएगा, ठीक है, तो वो हम तीन इफेक्ट से बात करेंगे, दैट इज नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट. नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट की मतलब कि गैस का नेचर कैसा है एंड सॉल्वेंट का नेचर कैसा है. अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब कि कोई अगर चीज पोलर होगी तो ही वो पोलर के साथ बॉन्ड बनाएगी, अगर नॉन पोलर होगी तो ही वो नॉन पोलर के साथ बॉन्ड बनाएगी. तो डिपेंडेंस का आ जाते हैं कि गैस मेरी पोलर है, नॉन पोलर है, ठीक है, हमारा सॉल्वेंट जो है वो पोलर है, नॉन पोलर है, तो उस पर भी डिपेंडेंस आती है कि जो नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट पे. दूसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो मेरी सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट आता है, मेरी सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा. अब यहाँ पे देखो गैस और लिक्विड दोनों ही यहाँ पे कंप्रेसिबल है, गैस तो हाईली कंप्रेसिबल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्रेशर का इफेक्ट जरूर आएगा, ठीक है. तो अब हम वन बाय वन इन्हीं तीन इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं. सबसे पहले नेचर ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है, नेचर ऑफ गैस इन लिक्विड. अब नेचर पे कैसे डिपेंड करता है, डिपेंड क्यों नहीं करेगा, क्योंकि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, अगर पोलर होएगा तो पोलर के साथ बॉन्ड बनाएगा, नॉन पोलर होएगा तो नॉन पोलर के साथ बॉन्ड बनाएगा. So gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide is much more soluble in ethyl alcohol than in water at same temperature and pressure. तो वो क्या कह रहे हैं
कि जो कुछ गैसेज हैं जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एक इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, एक सॉल्वेंट है, उसमें ज़्यादा डिजॉल्व होता है एज कंपेयर टू पानी के, ठीक है। वाटर से ज़्यादा जो ये तीनों गैसेज है वो इथाइल अल्कोहल में डिजॉल्व होती है। वाइल H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड एंड अमोनिया आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन इथाइल अल्कोहल। बट ये जो दो गैसेज है H2S है एंड अमोनिया जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर में एज कंपेयर टू इथाइल अल्कोहल। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके नेचर पे डिपेंड कर रहा है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों का नेचर इथाइल अल्कोहल से सेम है, वेयर इज हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया का जो नेचर है वो वाटर से ज़्यादा सिमिलर है, ठीक है। तो इन्हीं वजह से हमारे पास नेचर ऑफ गैस एंड द सॉल्वेंट आता है। क्यों? क्योंकि देखो जितने भी गैसेज है वो डिपेंड करेगी उसके नेचर पे, ठीक है। अगर ये सारी मैं बोलती हूँ नॉन पोलर है, ठीक है, तो ये नॉन पोलर के साथ रिएक्ट करेंगी, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ ये सारी पोलर है, अगर मैं बोलती हूँ ये सारी पोलर है, तो ये पोलर के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है। मतलब अपनी जैसी सिमिलैरिटी रखने वाले एलिमेंट के साथ ही रिएक्ट करेगी। इसी वजह से नेचर ऑफ गैस पे डिपेंडेंस आती है कि अगर वो सिमिलर है, ठीक है, अगर वो सिमिलर है तो ही रिएक्ट करेगा, वरना उसका एक्सटेंट कम हो जाएगा, ठीक है। दो इट विल डिजॉल्व इन वाटर एज वेल, मतलब पानी में भी डिजॉल्व हो जाएगी, बट उसका एक्सटेंट थोड़ा कम होएगा एज कंपेयर टू इथाइल अल्कोहल के। नेक्स्ट इज evidently the greater solubility of gas in a solvent is again due to chemical similarities between the gas and solvent। तो यही चीज अभी हमने डिस्कस करी कि किस पे सिमिलैरिटीज पे डिपेंड करेगा, केमिकल सिमिलैरिटीज पे, कि पोलर है तो पोलर के साथ बनाएगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर के साथ बनाएगा, ठीक है। तो मतलब कि कहने का मतलब है कि उनकी अगर बीच की केमिकल सिमिलैरिटीज, केमिकल इंट्रैक्शंस जो हैं वो सेम होगी तो वो बॉन्डिंग करेगा, वरना वो बॉन्डिंग कम एक्सटेंट पे करेगा। यहाँ पे क्या आएगा? कम एक्सटेंट पे करेगा। हम ये नहीं बोलेंगे डायरेक्टली कि वो करेगा ही नहीं, हम बोलेंगे कम एक्सटेंट पे करेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी गैसेज जो है वो पानी में डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। So this was the first about the nature of gas. Second is the effect of temperature, मतलब टेम्परेचर की वजह से क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे दोबारा ली शेटलर प्रिंसिपल को डिस्कस करना है। अगेन ली शेटलर प्रिंसिपल आ जाएंगे। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। अगेन वही बात है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी अगर टेम्परेचर मेरा इंक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो टेम्परेचर बढ़ा, मेरा टेम्परेचर इंक्रीज किया, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो मुझे पता है वाटर भी तो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर भी तो वेपर्स में कन्वर्ट होएगा। बेसिकली क्या है? गैस रिमूव आउट हो रही है। ये मेरा बीकर है, इसको मैंने हीट किया तो यहाँ से भी तो गैस निकल रही है, और मैंने क्या डिजॉल्व किया था? गैस ही तो डिजॉल्व करी थी। तो इसका मतलब क्या है? जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो अलग अलग हो रहे हैं। सॉल्यूट अलग हो गया मतलब मेरी गैस भी अलग होगी, सॉल्वेंट भी अलग अलग होगा, और जब जो चीज़ अलग अलग होगी है तो उसकी सॉल्युबिलिटी तो डिक्रीज करेगी ही करेगी। सो कहने का मतलब क्या है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, क्योंकि हीटिंग से, हीट होने की वजह से गैस जो है वो एक्सपेल हो जाएगी, फैल जाएगी और वो इवेपोरेट होने लग जाएगा, ठीक है। और इसी वजह से हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन आ जाएगी, मतलब कि सॉल्यूशन से गैस और सॉल्वेंट बनने लग जाएगा, और जो दो चीज़ अलग अलग हो रही है तो इसमें सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। सो दिस वॉज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब हम इसको ली शेटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। द डिसोल्यूशन ऑफ द गैस इन लिक्विड। डिसोल्यूशन क्या प्रोसेस था? वो पॉइंट जब तक सॉल्यूट जो है वो पूरा पानी में मतलब लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है, वो पॉइंट तक उसे हम क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन ऑफ द गैस इन लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस होता है ना जिसमें गैस जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व होती रहती है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब हीट एग्जिट होती है, रिमूव आउट होती है। क्यों हो रही है?
क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है, इनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है। पर जैसे ही मैंने टेम्परेचर दिया उसे, जैसे ही मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब वो एक्सोथर्मिक के चक्कर में एंडोथर्मिक में शिफ्ट हो जाएगा, और एंडोथर्मिक में शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब गैस, मतलब मेरा जो सॉल्यूट और जो मेरा लिक्विड दैट इज सॉल्वेंट, वो अलग अलग हो गए, सेपरेट आउट हो गए। मतलब अब क्या हो गया, सॉल्यूशन से मेरा सॉल्यूट दैट इज गैस प्लस सॉल्वेंट बन रहा है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, लिक्विड जो है हमारे पास, इसमें डिवीजन हो गई, ठीक है। और यहाँ पे मेरी हीट थी, तो बेसिकली क्या है, जो दोनों पार्टिकल्स है वो सेपरेट आउट हो गए, अलग अलग हो गए, और इसी अलग अलग होने के वजह से जो मेरी सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी, जो मेरा सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट उसमें सेपरेट आउट हो रहा है, और जब मेरा सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि जो गैस है वो इवेपोरेट हो रही है। और ये जो जब रिएक्शन हो रही होती है, गैस प्लस लिक्विड हो रहा होता है, तो वो मेरे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और ली शैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, अगर इंक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ली शैटले ने क्या कहा था कि अगर मेरे पास टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मेरी रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में टूटना लग जाएगा, और जैसे ही टूटने लग जाएगा तो मेरी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होते ही हमारे पास रिएक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारे पास सेकेंड। फर्स्ट क्या था, नेचर ऑफ गैस, कि पोलर गैस होगी, जनरली सारी गैसेस पानी में डिसॉल्व हो जाती है, बट उसका एक्सटेंट जो है वो वेरी करता है। अगर वो अच्छी पोलर होएगी तो वो अच्छे पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होएगी, अच्छी नॉन पोलर होएगी तो अच्छी नॉन पोलर में डिसॉल्व होना पसंद करेगी, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है, मेरी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज के वजह से लिक्विड जो है वो अपने वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और अगर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब कि गैस और जो सॉल्वेंट है मेरे पास, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो सेपरेट आउट हो रहे हैं, और सेपरेट आउट होते ही सॉल्युबिलिटी मेरी डिक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर गैसेस के स्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना हेनरीज लॉ का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के जितने भी लेक्चर होंगे ना वो इसी के बेस पे आने वाले हैं, कि हेनरीज लॉ की कंपैरिजन, वॉलेटाइल सब्सटेंसेस, सारा इसी के कंपैरिजन आएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो था वो स्टडी किया था हेनरी ने किया था, तो उधर से इनका नाम आ गया हेनरीज लॉ, ठीक है। ये जो स्टडी हुई थी ना ये हेनरी ने की थी, इसलिए ही इसके इफेक्ट ऑफ प्रेशर को हमने नाम दे दिया हेनरीज लॉ। सो इन्होंने क्या कहा था कि ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, अगर मैं किसी भी चीज में, मतलब कि मेरा गैस एंड लिक्विड वाला सॉल्यूशन है, उसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर दूं ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन, द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। कहने का मतलब क्या है कि ये मेरा सपोज किया बीकर है, यहां तक मेरा एक सॉल्यूशन फिल है, अब इसके ऊपर कुछ ना कुछ गैस प्रेजेंट होगी, ठीक है। अगर इस गैस का प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाए तो मेरी इधर जो सॉल्युबिलिटी है, इधर जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। स्टेटमेंट क्या कह रही है कि अगर इस गैस का प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाए तो मेरी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर दी जाएगी। अभी तक तो सिर्फ ये स्टेटमेंट है कि अगर मेरा एक लेयर यहाँ तक है, ये सॉल्यूशन है नीचे पूरा, तो अगर इसके ऊपर की जितनी भी एयर प्रेशर है वो इंक्रीज कर दिया जाए तो सॉल्युबिलिटी भी नीचे से इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। ये हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर एक स्टेटमेंट में कहते हैं, बट अब हम इसे डिटेल में स्टडी करते हैं कि एक्चुअली होता क्या। सो Henry was the first scientist who discussed about the quantitative effect of pressure. तो हेनरी पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पढ़ा था कि क्या इफेक्ट ऑफ प्रेशर होता है जब हम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, और इसी लॉ को उन्होंने क्या कह दिया था, हेनरीज लॉ कह दिया था। अब हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा इससे समझने की कोशिश करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पिस्टन है, पिस्टन क्या होता है, टाइट हम लेयर लगा देते हैं, ठीक है, एक रबड़ लेयर लगा देते हैं ताकि उसमें से गैस जो है वो मूव आउट ना हो पाए, ठीक है, मतलब कि अंदर जो सॉल्यूशन है वो अंदर ही रहे, राइट। तो क्या हुआ, एक केस में हमने लिया, पहला केस में हमने क्या लिया कि ये मेरा कोई वेट है, ये कोई मेरा वेट है, ठीक है, और यहाँ पे भी मेरे पास 3 वेट, यहाँ पे 1 वेट है, यहाँ पे मेरे पास 3 वेट्स प्रेजेंट है, यहाँ पे मेरे पास 3 वेट्स प्रेजेंट है। सो बेसिकली इधर से कहने का मतलब क्या है कि जब मेरे पास ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है पूरा, उसके ऊपर एक पिस्टन लगा दी गई, उसके ऊपर जब 1 वेट रखा, ठीक है, तो भी सॉल्युबिलिटी तो हुई, बट जब मैंने 3 वेट रख दिए, ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, ज़्यादा ही उसको प्रेस आउट कर दिया, तो यहाँ पर मेरी सॉल्युबिलिटी जो थी हाई थी, यहाँ पे जो मेरी सॉल्युबिलिटी थी वो ज़्यादा थी एज कंपेयर टू दिस। तो मतलब कि यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी थी वो ज़्यादा थी। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने एक लाइन से पढ़ा है कि अगर मेरे ऊपर सॉल्यूशन के ऊपर होने वाला जितना भी प्रेशर है उसको इंक्रीज कर दिया जाए तो प्रेशर इंक्रीज कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रेशर था वो ज़्यादा था, यहाँ पे प्रेशर जो था वो ज़्यादा था, ठीक है, और यहाँ पर प्रेशर जो था वो कम था, यहाँ पे जो प्रेशर था वो कम था, इसलिए जो सॉल्युबिलिटी भी है वो भी इसके कंपेरेटिवली कम हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, जितना ज़्यादा प्रेशर होएगा उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। अब ऐसा क्यों होएगा? क्योंकि देखो 2 पार्टिकल्स ऐसे कंप्रेस होते जाएंगे, पास पास आएंगे, तो पास पास आएंगे तो और ज़्यादा इंट्रैक्शंस होगी, और ज़्यादा इंट्रैक्शंस होगी तो और ज़्यादा सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, क्योंकि उतनी ज़्यादा इंट्रैक्शंस भी होंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर को एक लाइन में अगर स्टेट करना हो तो ये है कि अगर जितना ज़्यादा हम प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाए तो मेरी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर दी जाएगी, ये कहे जा रहा है। नाउ सो हेनरीज लॉ, तो हेनरी ने क्या कहा कि अब हेनरी ने अपनी स्टेटमेंट दी। हेनरी ने अपनी स्टेटमेंट दी कि जो अगर मेरे पास टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, ठीक है, एक सॉल्यूशन में अगर टेम्परेचर को मेरा कांस्टेंट कर दिया जाए तो जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। तो बेसिकली यहाँ पे पार्शियल प्रेशर का क्या मतलब है? पार्शियल प्रेशर मतलब जो गैस, एक सॉल्यूशन है ना, इसके ऊपर जितने भी गैस प्रेजेंट है इसका जो प्रेशर है, ठीक है, इसके प्रेशर को हमने नाम दे दिया पार्शियल प्रेशर। सो बेसिकली वो क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, मेरी पूरी रिएक्शन एक बेसिक टेम्परेचर पे चल रही है, तो मेरी सॉल्युबिलिटी जो है, जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस मतलब जो सॉल्युबिलिटी है, एक लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके ऊपर जितनी भी गैसेस है उसका कुछ पार्शियल प्रेशर होगा, उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी के। यही तो स्टेटमेंट थी कि अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो मेरे पास प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि प्रेशर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। तो वही बात यहाँ पर नाम दे दिया, बस पार्शियल नाम दे दिया, कुछ ऐसा कंफ्यूज होने वाला नहीं है कि हाइप नहीं बनानी कि पार्शियल आ गया, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस मतलब गैस जो उतनी भी प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन के ऊपर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी। ये स्टेटमेंट तो आप याद रख लो कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी गैस की, सॉलिड का केस नहीं, गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। और ये ही हेनरी ने कहा था कि अगर मेरे पास सारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, अब देखो अगर मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया, हमने इससे पहले पढ़ा था ना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में कि अगर मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया, बढ़ा दिया, तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी के, क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, है ना। तो इसलिए हेनरी ने कहा कि कांस्टेंट टेम्परेचर होना जरूरी है, क्योंकि जहां टेम्परेचर वेरी कर गया मेरी सॉल्युबिलिटी में भी वेरिएशन आ जाएगा,
है ना। तो इसलिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम बात करेंगे तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो उसके पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा। ये सिंपल सी लाइन उन्होंने बोली थी कि अगर सॉल्युबिलिटी को मैंने इंक्रीज करना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज करना पड़ेगा और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देना होगा। ठीक है, ये हेनरी ने कहा था। अब क्या हुआ, बीच में डाल्टन भी आ गए। डाल्टन ने अपनी स्टेटमेंट क्या दी थी कि डाल्टन ने कहा था, अगर हम 11th वाले कॉन्सेप्ट पे वापस जाए, ऑल्सो स्टेटेड दैट इफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, अगर गैसेस का मिक्सचर है आर साइमल्टेनियसली इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, और ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करके सॉल्यूशन भी बन रहा है और सॉल्यूशन से सॉल्वेंट और सॉल्यूट भी, मतलब प्रॉपर एक प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन है विद द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। यहाँ पे भी उन्होंने पर्टिकुलर टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर दी। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ मिक्सचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द मिक्सचर। अब देखो जरूरी नहीं है, अभी तो हम बाइनरी सॉल्यूशंस लेके चल रहे हैं कि सॉल्वेंट एक होएगा सॉल्यूट एक होएगा, मतलब एक ही टाइप ऑफ गैस है एक ही टाइप ऑफ सॉल्वेंट है, बट जरूरी तो नहीं है ना एक ही टाइप ऑफ गैस हो, मिक्सचर ऑफ गैसेस भी तो डिसॉल्व हो सकती है, राइट। तो उन्होंने मिक्सचर ऑफ गैसेस को लेके बोला था कि जब अगर मेरी मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो हर एक के पार्शियल प्रेशर, मतलब कि मैं बोलूँ P1 P2 P3, मतलब जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है उतनी ही प्रेजेंट, ठीक है, उसी के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब हर एक के अलग अलग प्रोपोर्शनैलिटी आएगी। ये डाल्टन ने कहा था, ठीक है। तो डाल्टन की स्टेटमेंट क्या थी, मिक्सचर ऑफ गैसेस के बेस पे थी कि अगर सॉल्यूशन एक मतलब सॉल्वेंट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस प्रेजेंट है, इवनली जो उसकी लेयर है उसके ऊपर भी डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस प्रेजेंट है, तो भी सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही लगेगी, लेकिन उसके पार्शियल प्रेशर डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये उसने ये डाल्टन ने कहा था। तो अब यहाँ से दोनों का जो हमारा सॉल्यूशन था, ठीक है, दोनों की जो स्टेटमेंट थी उसको सम अप करके एक टर्म आई, सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन के टर्म में आ गई, ठीक है। तो हेनरी ने हमारे पास कोई भी, उन्होंने बोला कि लेट सपोज करो कोई गैस ए है, कोई भी गैस ए है, तो हेनरी के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के, और सॉल्युबिलिटी बेस्ट किस में हम एक्सप्रेस करते हैं, मोल फ्रैक्शन में, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। अब क्या हुआ, प्रोपोर्शनैलिटी में तो हम कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करके हमने वैल्यू लगाई KH। जो ये KH है ना वो है हेनरीज कांस्टेंट, ये है हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हेनरीज कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ गैस पे। किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस पे। तो अगर नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करे तो इसकी वैल्यूज हर एक गैस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होएगी, हर एक गैस के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होएगी। मतलब कि क्या है कि ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा हेनरीज कांस्टेंट। तो हमारे पास हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है, मतलब कोई भी गैस ए है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये हमारे पास हेनरीज लॉ ने कहा। फिर उसी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हुए हमने क्या प्रोड्यूस किया, KH, वेयर KH इज द हेनरीज कांस्टेंट और जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे। सो क्या है हमारे पास, PA जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस एंड पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH chi A, where KH is the Henry's constant which depends upon the nature of gas, ठीक है। तो हर एक गैस के लिए KH की वैल्यू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। सो chi A क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस है, ठीक है, कोई भी गैस जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है उसका मोल फ्रैक्शन। नाउ PA जो है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ऑफ द सॉल्यूशन। PA क्या है, पार्शियल प्रेशर जो भी प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्यूशन के ऊपर, सॉरी सॉल्यूशन के ऊपर जो भी गैस का पार्शियल प्रेशर प्रेजेंट है वो, एंड देन है KH दैट इज हेनरीज कांस्टेंट हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, ठीक है, इसकी वैल्यू नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगी। तो KH की जो वैल्यू होती है इज डिफरेंट, KH इज डिफरेंट फॉर
फॉर एवरी वैल्यू ऑफ गैस, मतलब हर एक गैस की वैल्यू के लिए KH की वैल्यू डिफरेंट होगी। और ये KH की वैल्यू याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड होती है। ठीक है, तो ये था हमारा हेनरीज लॉ। बेसिक आज हमने बिल्कुल बेसिक डिस्कस किया है हेनरीज लॉ का, बिल्कुल बेसिक कि उसकी स्टेटमेंट क्या है, उसने बोला क्या है, ठीक है, उसने अपना फॉर्मूला क्या प्रोड्यूस किया, राइट। इन दिस लेक्चर आज हमने बिल्कुल एक बात करें तो बेसिक ऑफ गैस एंड लिक्विड के बारे में डिस्कस कर लिया। 3 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, दैट इज नेचर ऑफ गैस पे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे। आज 2 तो हमारे जो है वो क्लियर हो गए। हेनरीज लॉ अब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर पूरा लेक्चर हमने सिर्फ हेनरीज लॉ के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो जो गैस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है, सबसे पहले नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है, मतलब सॉल्यूट कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है, पोलर पोलर है, नॉन पोलर है, ठीक है, उसकी सिमिलैरिटीज, केमिकल सिमिलैरिटीज उसकी किसके जैसी सिमिलर हैं, ठीक है, वो उसमें ज़्यादा डिजॉल्व होना पसंद करेगा। सारी जो गैसेस है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाती है, ऑलमोस्ट सारी गैसेस वाटर में डिजॉल्व हो जाती है, बट उनका जो एक्सटेंट होता है ना वो इंक्रीज डिक्रीज रहता है, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग वाटर के साथ कैसी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होगी, वो उस पर डिपेंडेंस आती है। सेकेंड वॉज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, इट मीन्स दैट कि अगर टेम्परेचर जो है वो मेरा इंक्रीज कर जाएगा तो मेरी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। ये हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आ गया था, है ना, कि ली शेटलर ने क्या कहा था कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो मेरा जो गैस और जो सॉल्वेंट है, ठीक है, गैस और जो सॉल्वेंट है वो सेपरेट आउट हो रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, लिक्विड भी वेपर्स में कन्वर्ट होएगा और वेपर्स में कन्वर्ट होने की वजह से गैस और सॉल्वेंट अलग अलग हो जाएंगे, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। एंड द थर्ड वाज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर किसने डिस्क्राइब किया था? हेनरी ने किया था, इसलिए उसका नाम भी हेनरीज लॉ हो गया। तो हेनरी ने क्या कहा था, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस के, दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द मोल फ्रैक्शन व्हिच कम्स आउट टू बी PA इज डायरेक्टली इक्वल टू KH का ये, वेयर KH इज द हेनरीज कांस्टेंट और जो मोल जो कि हमारा नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हेनरीज लॉ को हम बिल्कुल डिटेल स्टडी करेंगे, उसकी डेरिवेशन, उसके एप्लीकेशंस, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रॉम द वर्ल्ड स्टूडेंट्स को। विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर।